हेलो एवरीवन। तो ये क्लास है सी सेट की। तो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का जैसे मैंने बोला था, मैं एक क्लास लूँगा कॉम्प्रिहेंशन की, उसमें देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन में कोई स्पेशल स्टडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 27 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, 27 28। तो उसमें से हमें ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 23 24 हमारे सही हों, ठीक है। अब कई लोगों को कॉम्प्रिहेंशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसके तरीके हम जानेंगे कि किस तरीके से करने हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या-क्या है। डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पे कूद के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन पे सॉल्व करेंगे। 2023 का पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी, जैसे कि इंग्लिश मीडियम की है वैसे ही स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी देख लें, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से काम करती है कॉम्प्रिहेंशन की। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ही एक दो ऑप्शंस तो वैसे ही रिमूव हो जाते हैं हमारे। जैसे इसमें पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर को कैसे हमें वाटर पहुंचाना चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हो सकता है, तो एक राइट लगा देंगे, ठीक है। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर क्रिएटेड। ऑल ह्यूज हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम। फिर वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। तो वाटर सरप्लस वाटर डेफिसिट के लिए काम कर रहा है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो एक राइट मारेंगे, एक क्रॉस मारेंगे। क्यों मारेंगे एक क्रॉस? क्योंकि ये थोड़ा ना स्पेसिफिक कर दिया इसने, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि सिर्फ यही सॉल्यूशन है हमारे पास कि वाटर सरप्लस से वाटर डेफिशिएंट रीजन। अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस क्लास में कि मैंने ये पेपर जो है लास्ट टाइम देखा था 8 महीने पहले, ठीक है, जब लास्ट प्रीलिम्स हुआ था। उसके बाद अभी पहली बार देख रहा हूँ मैं लाइव क्लास में, मैंने पढ़ा नहीं है पहले, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं रट के आया हूँ और ऐसा है। जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही आपको करना है। मैंने इसके आंसर भी नहीं देखे, अब मैं अपने जजमेंट से बताऊंगा इसका क्या आंसर होना चाहिए या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप करोगे, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे को क्रॉस वेरीफाई करें कि अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो उस केस में। फिर टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। तो इसमें स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बोला है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ही रिड्यूस होनी चाहिए, बाकी सेक्टर में हो ना हो तो भी चलेगा। तो ये भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है और इसमें मतलब वो हो जाता है कि सही है। वैसे तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो राइट मारेंगे, हल्का सा क्रॉस मारेंगे। तो अब देखते हैं पैराग्राफ में क्या है, ठीक है। तो ये वाटर क्राइसिस के ऊपर ही बात कर रहा है। अब ये देखते हैं, वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट, मतलब बहुत सारी स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। इतनी मेजर रिवर है, इतनी ऑलरेडी वाटर स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन हमारी वाटर स्टेट रीजन में रह रही है, ठीक है, ये तो फैक्ट हो गया। इसमें हमें आंसर नहीं मिला। आगे देखते हैं, क्लाइमेट चेंज द डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस इंक्रीज रिड्यूस अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एक्सेलरेट वाटर स्ट्रेस, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी होनी है, तो वाटर स्टेट और भी ज्यादा होगा इसमें। फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट और नॉट दैट ऑफ यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है कि स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इट इज नॉट फॉर द यूनियन। तो यूनियन को कोई पावर इसमें एज सच मेजरली दी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो क्या है, पहले तो वाटर स्ट्रेस है, फिर और ज्यादा एग्जर्बेट होने की जरूरत है, फिर यूनियन के पास पावर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि to ensure balance between competing demands of various stakeholders is a basin based approach to allocate water amongst constituent regions and state। तो इसमें बोला है कि बेसिन बेस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। एक सॉल्यूशन दिया यहाँ पे, ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया कि बेसिन बेस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। अब बेसिन बेस्ड अप्रोच क्या है, एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स एसएम assessment based on objective criteria such as specificities of river basin, size of dependent population। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रिवर बेसिन की स्पेसिफिसिटी क्या है,
डिपेंडेंट पॉपुलेशन का साइज कितना है, एग्जिस्टिंग वाटर यूज कितना है, उसकी डिमांड कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, प्रोजेक्टेड फ्यूचर कितनी डिमांड है। तो मतलब मैनेजमेंट की बात कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। क्या फैक्टर है? रिवर में कितना पानी है, कितनी पॉपुलेशन के पास जाएगा, कितना ज्यादा यूज हो रहा है, कितना ज्यादा बचा हुआ है, ये सब देखना है। और फिर एनवायरमेंटल नीड्स भी देखनी है हमें लास्ट में। अब आते हैं वापस से कि अब ये बोल रहा है कि इस पैराग्राफ को देख के हमें कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड है। अब देखो, जो हमने पहला देखा था, नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, तो ये तो करेक्ट बैठ रहा है क्योंकि इसने सारी मैनेजमेंट की बात करी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे करेक्ट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। तो ह्यूज एक्वीफर क्रिएटी, ये तो बोला ही नहीं गया कहीं पे, ये तो गलत हो जाता है। फिर वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट, देखो वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट की बात कहीं नहीं गई करी गई है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, हाँ बोला गया कि अर्बनाइजेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो शुड बी रिड्यूस्ड, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया कि कहीं से रिड्यूस करना ही चाहिए हमें। उसमें बोला गया प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, हर हर चीजों को देखभाल के करना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाता है, तो एलिमिनेशन से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बैठता है इसमें। ठीक है, और ऑप्शन ए अगर फिर पॉजिटिवली देखा जाए, चलो एलिमिनेशन से ठीक बैठ रहा है तो भी सही बैठ रहा है। क्यों? इसमें बोल रहा है कि यूनियन, ऊपर क्या बोल रहा है, यूनियन के पास पावर नहीं है, तो इसने बोला है कि एक नेशनल अप्रोच होनी चाहिए क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करी गई है, तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट की भी बात हमारा पहला ऑप्शन करता है, तो इससे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट मेरे हिसाब से हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो वही बस इम्प्लीकेशन जो है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। एजुकेशन मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रूरल एरियाज के लिए बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस लगा दिया। फिर लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर, ये भी स्पेसिफिक हो गया स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब लार्ज स्केल है, थोड़ा एक्सट्रीम भी है, तो राइट लगा दिया, थोड़ा बड़ा क्रॉस लगा दिया। फिर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, ये थोड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है। इसमें गलत होने के चांसेस कहीं से कहीं तक कम है कि हमें अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हेल्थ न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए हमें, तो ये बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट प्रोबेबली आंसर हो सकती है इसका। ठीक है, और अब पैराग्राफ देखते हैं हम। कहाँ गया? पैराग्राफ क्या कह रहा है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट द क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। अब एनीमिया की प्रॉब्लम है, बहुत सारे, मतलब 50% पॉपुलेशन हमारी एनीमिया की शिकार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टडी, मतलब हेल्थ के बारे में बात हो रही है, हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इतने परसेंट प्रोडक्टिविटी हमारी लेस हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, मतलब वापस से हेल्थ की बात आ गई। फिर इतना हमें उसका वर्क डेज कैंसिल हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशन की वापस से बात आ गई। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है, फिर से जो हमारी प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिशन की बात आ गई। मैनी मेजर कॉग्निटिव, मतलब पागल हो रहे हैं लोग और बुद्धि कम हो रही है, फिर से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात आ गई। दैट मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ठीक है, तो हमारा देश हाईली स्किल्ड वर्कर पे डिपेंडेंट है, और इसलिए हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए, पूरा इसका आइडिया मिल रहा है। एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन द इंडियन डेमोग्राफिक आउटलुक। ठीक है, हाँ, तो हमें ये एड्रेस करना है क्योंकि हमारी हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन है, तो उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। अब ये बोला गया पैराग्राफ में, मतलब जनरली एजुकेशन मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया, तो ये तो रूरल एरिया की तो स्पेसिफिकली बात करी नहीं गई, तो ये तो गलत हो जाता है। फिर लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारा कैसे हेल्थ एंड इशू, जो न्यूट्रिशन इशूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, पता नहीं, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत था ही ये आंसर। अब देखो दोनों क्वेश्चंस में मैंने पैराग्राफ पढ़े बिना ही आंसर पे लगभग पहुंच गया, समझ रहे हो बात? पैराग्राफ पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन आंसर पहले निकाल दिया, कुछ गलत किया इसमें। एलिमिनेशन पहले लगाना है, फिर पैराग्राफ पढ़ के बस कंफर्म करना है कि यही आंसर है क्या हमारा। ठीक है, तो आप ना थीम समझो,
यूपीएससी की, वो इतने मुश्किल सवाल नहीं देता, कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी, काफी इजी है कॉम्प्रिहेंशन। अब एक और चीज बताता हूँ, अगले सवाल पे आते हैं। ये हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। अब ये मैसेज पूछ रहा है, तो ये मैसेज पूछे, एक्शन पूछे या फिर इम्प्लीकेशन पूछे, लगभग ले दे के सेम ही चीज है, ठीक है। अगर एजम्पशन पूछता है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें भी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। मेरे को आता नहीं है एजम्पशन, मेरे गलत होते थे पहले जब मैंने रूल्स पढ़े थे, लेकिन रूल्स बिना पढ़े करता हूँ तो ठीक हो जाते हैं। पहला पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये तो समझ में आ रहा है कि एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ लॉजिकल पूछ रहा है और रैशनल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ही हम सॉर्ट आउट कर देंगे कि ये लॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन है या फिर इसका रैशनल एक्सप्लेनेशन है, इसी के थ्रू, ठीक है। कि पहला है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स, सिर्फ नहीं मतलब बेसिकली, बेसिकली मतलब गवर्नमेंट की मेजरली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली का मतलब हो गया यहाँ पे 90% 80% लगा लो। तो क्या ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है कि नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये लॉजिकल और रैशनल तो नहीं लग रहा है, फिर भी चलो देखते हैं, हो सकता है सही हो पैसेज के हिसाब से। क्लाइमेट चेंज कॉजेज ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ हमने पढ़ा नहीं, तो इसी के बारे में हो सकता है बात करी हो। लेकिन फिर भी ये देखो कि लैंड यूज पैटर्न है थोड़ा, तो ये स्पेसिफिक है कि सिर्फ लैंड यूज पैटर्न की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्या, तो शायद नहीं हो रहा है, तो हल्का सा रॉन्ग यहाँ लगा दिया। फिर रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजंस। कि फार्मर को पता होना चाहिए कि रिस्क क्या क्या है, ताकि वो जो है अपनी उस क्रॉप को उगा सके जो कि मतलब उनके लिए सही है। तो एडेप्टिव डिसीजन कि अगर कोई राइस उगा रहा है मान लो उस एरिया में, ड्राई एरिया में, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसकी लैंड जो है लॉन्ग टर्म में खराब हो सकती है। तो ये मोरलेस ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी जो है एडेप्ट मतलब मोटिवेशन ऑफ फार्मर्स से रिलेटेड है, तो ये भी थोड़ा सा हल्का सा वो हो गया, मतलब स्पेसिफिक हो गया कि फार्मर से रिलेटेड। अब ये हम देखेंगे फार्मर से रिलेटेड है या लैंड यूज पैटर्न से रिलेटेड है, ठीक है। अगर लैंड यूज पैटर्न से रिलेटेड आएगा तो ये आंसर होगा, फार्मर से रिलेटेड आएगा तो ये आंसर होगा। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, अब यहाँ पे बोल रहा है मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा ए और डी तो वैसे ही हमारा रिमूव हो गया। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमारे दो में देखना है कि कौन से लिए ये पैराग्राफ है। मेजोरिटी ऑफ फार्मर marginal is more less educated this that no one cannot accept autonomous adaptation। तो ये एडेप्टेशन की भी बात कर रहा है, तो इतने से ही हमने पता लगा लिया कि फार्मर की बात कर रहा है और एडेप्टेशन की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी सही होगा इसका ऑप्शन। 4 लाइन पढ़ के हमने पता लगा लिया। फिर भी आगे देखते हैं, इवन इफ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू आल्सो सॉल्यूशन इज ए प्लान पॉलिसी डिसीजन। एडेप्टेशन की बात वापस से हो रही है, दिस वुड रिक्वायर गवर्नमेंट टू कम अप पॉलिसी रिकमेंडेशन परसेप्शन इज नेसेसरी। परसेप्शन की भी बात हो रही है, परसेप्शन कहाँ आ रहा है, परसेप्शन है कहीं और नहीं, लेकिन ये मोटिवेशन के से रिलेटेड हो सकता है। हाँ ये रहा, रिस्क परसेप्शन। तो सारे इंडिकेशन इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ो, वेदर फार्मर्स आर एडेप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू क्लाइमेट। फार्मर्स, वापस से फार्मर्स की बात हो रही है, दिस इज ऑलवेज एडेप्टेशन की बात हो रही है। तो देखो जितने भी कीवर्ड्स हैं, कौन से पॉइंट, कौन से ऑप्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, सी वाले को, तो सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, ठीक है। मुश्किल है क्या, आप जबरदस्ती डरते हो यार, ठीक है सर कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है। देखो अब इसमें देखते हैं, इसमें आ जाओ। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर टू द पैसेज, ऑथर ऑफ द पैसेज। यहाँ पे भी क्रूशियल मैसेज बोल रहा है, क्रूशियल मैसेज मतलब हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक सलाह दे रहा है वो। सलाह क्या है, बिजनेसेस दैट कॉजेज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन द फ्यूचर। क्लोज डाउन एक्सट्रीम है थोड़ी, हो सकता है रॉन्ग लगा दिया हल्का सा। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तो गलत हो गया, ओनली
ठीक है, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब तक टेक्नोलॉजी, हम हमारा ये क्राइटेरिया जनरली चलता है कि जब तक हमारी जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही कोल को जो है यूटिलाइज करते रहे। अब ये बोल रहा है ये वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक है कि टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हम हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ये बोल रहा है कार्बन एमिशन को लेके, और ये कार्बन एमिशन की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की एज ए होल बात नहीं कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा इस पर क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक है। वो पैराग्राफ पढ़ के पता चलेगा कहाँ पे आ रहा है। फिर सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये भी हमारा सही हो सकता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज हमारा अनसर्टेन है, तो न्यू इंडस्ट्री हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है और फालतू की बात कर रहा है, तो ये भी शायद गलत हो सकता है। तो हमारा एक तो गलत है, बाकी 3 में हम चॉइस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा ज़्यादा गलत लग रहा है, तो इसमें बड़ा क्रॉस लगाएंगे कि क्लोज डाउन तो नहीं होना चाहिए एज सच, क्योंकि फिर बाकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अगर हमने पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री को ही क्लोज डाउन कर दिया, मान लो कोल वाले को क्लोज डाउन कर दिया, तो फिर हमारा जीवन चर्या कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये एक्सट्रीम हो रहा है। देखते हैं। द एमिशन ह्यूमंस पुट इनटू एटमॉस्फेयर नाउ विल इफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड। ये सेंचुरी के मिडल में और बाद में हमें दिक्कत होगी। मतलब अभी जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं हम, अभी जो एमिशन कर रहे हैं, उससे बाद में चेंज होगी। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन बता रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with terrible choice between sharply reducing emission at a huge cost. Technological change meanwhile could make a future transition away फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। हाँ, ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हमें एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए, और इट माइट नॉट, और इट माइट नॉट मतलब अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। Leaving the world with terrible choice between sharply reducing emission at a huge cost or suffering through effects of unabated warming। ठीक है, businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fail। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि बिजनेसेस को मतलब क्लोज डाउन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा एडेप्ट करने की जरूरत है। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। रेकलेसनेस क्या है कि देखो, 2 मैसेज हैं इसमें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। पहला मैसेज क्या है? पहला मैसेज ये कर रहा है कि टेक्नोलॉजी से हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्यूल जो है वो रिन्यूएबल हो जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम अभी से जो है ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते रहें, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, तो वो ठीक सॉल्यूशन है। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है। अब आते हैं वापस से पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। ये तो गलत ही हो गया हमारा। ठीक है, ये तो, और ओनली सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि वो बोला है इट माइट नॉट, तो ये भी गलत हो गया। वेटिंग टू डील विद क्लाइमेट एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी, ये हमारा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक हमारे पैराग्राफ में गलत साबित नहीं किया है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, अब तो हमें इन दोनों में चॉइस करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, अनसर्टेनिटी का बताया, हाँ बताया, लेकिन सेकंड वाला इसने क्या बोल रहा है? न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये ब्लैंक स्टेटमेंट दे दी, ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे दी, मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी इसने कि होनी चाहिए, नहीं तो हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट ओल्डर बिजनेसेस? क्योंकि पैराग्राफ में तो ओल्डर बिजनेसेस की भी बात हो रही है, दैट डू नॉट हेज, है ना? तो व्हाट अबाउट ओल्डर बिजनेसेस और न्यू? ऐसा तो कहीं मैसेज दिया नहीं है इस पैराग्राफ में कि जो नई इंडस्ट्री है वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होनी चाहिए। तो इन कंपैरिजन टू दिस, ये वाला थोड़ा ज्यादा हमें लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है इसमें कि टेक्नोलॉजी हमें चेंज करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए, यही जैसे मैंने मैसेज बताया था। तो इसका सी आंसर मेरे हिसाब से होगा। अगले पे आते हैं। Which one of the following statement best implies the most rational assumption that can be made from the passage? assumption पूछ रहा है ये। ठीक है, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मेरे को भी assumption पता नहीं है क्या होता है। assumption मतलब
कि वो पैराग्राफ तो उसने लिख दिया, लेकिन उसके पहले उसने क्या सोचा होगा, मतलब मैसेज इंप्लीकेशन में क्या होता है, बाद की चीज आती है, एजम्पशन में पहली चीज आती है, पहली चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें पहले ही पढ़ लेते हैं इसका। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, ये पहले ही सोच लिया इसने, तो ये तो कंक्लूजन हो रहा है ना, दिस इज कंक्लूजन। चलो देखते हैं, हो सकता है ना भी हो। इट इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसने बोल दिया कि सरकार की जॉब है, सरकार पे टाल दिया, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी कि सरकार पे क्यों टालना है। चलो हो सकता है पैसेज से स्टेटमेंट सही हो जाए, फिर भी ये गलती है मेरे हिसाब से कि यूपीएससी कभी भी, अगर कैट में होता ना, कैट में हो सकता है सही हो जाता है ये, लेकिन कैट नहीं दे रहे हम, यूपीएससी दे रहे हैं। यूपीएससी में ब्लेटेंट स्टेटमेंट को कभी भी सही नहीं माना जाता है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम गो ऑन अनअटेंडेड, कि एनवायरमेंटल हमारा खराब होता रहे, उससे हमारी हेल्थ प्रोटेक्ट, फिर भी हम हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें एजम्पशन। देखो देखते हैं, वैसे तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि एनवायरमेंटल हमारा खराब होता रहे लेकिन हेल्थ हमें सही कर सकते हैं, तो फिर भी देखते हैं, इसको भी जो है ये लगा देते हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि इन्फ्लुएंस वेस्टर्न वैल्यूज, तो वेस्टर्न वैल्यू को क्रिटिसाइज कर दिया। क्रिटिसिज्म यूपीएससी इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं मानता है। ठीक है, किसी भी वैल्यूज़ का हो, वेस्टर्न वैल्यूज़ आर नॉट इनहेरेंटली बैड, लेकिन इसमें बोल दिया कि वेस्टर्न वैल्यूज़ की वजह से ही हमारा जो है खराब हो रहा है, तो ये भी हम गलत ही मान सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी में ऑप्शन आ रहा है, हमने अभी पढ़ा भी नहीं है पैसेज। ए और सी में ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, बोल दिया इसने। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, कि एनवायरमेंट से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, बट द आइडिया अपीयर्स दैट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। लेकिन ये है कि अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, अपीयर्स इम्पॉसिबल है। विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग ए नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लेड टू इनर्शिया। ठीक है, ठीक, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए इंडिविजुअल एफर्ट ना कोई मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि कचरा फेंक दिया किसी ने, तो आप कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल देते हो, लेकिन उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, तो इसलिए इनर्शिया हो जाता है हमारे अंदर। विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली। लेकिन अगर हमें अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, तो हम लाइफ और डेथ में एक डिसीजन ले सकते हैं। मान लो कि पॉल्यूशन में अगर रहते हो तुम किसी पॉल्यूटेड एरिया में, तो तुम्हारी जिंदगी पे आ जाएगा, तो इसलिए तुम पॉल्यूशन रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए जो लोग हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो वही ज़्यादा वोकल होते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके। एंड येट बारिंग ए फ्यू देयर सीम्स टू बी सम सेम कलेक्टिव लिथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। तो कहते हैं लिथार्जी है, लिथार्जी है, कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को, मैसेज क्या है पूरा, मैसेज ये है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ना, उसको इंडिविजुअल बंदा सोचता ही नहीं है। इंडिविजुअल बंदा क्या सोचता है, वो हेल्थ को सोचता है, हेल्थ को सोचता है वो। अगर हम इसको लिंक कर दें किसी तरीके से हेल्थ और एनवायरमेंट को, तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा मैसेज है इसका, लेकिन हम एजम्पशन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब एजम्पशन पे देखो, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी, और क्या ये आया कहीं पे, कुछ है इसका लॉजिक, नहीं है। दूसरा, इट इज अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो भी नहीं है। फिर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया, ये भी गलत है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टिव इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड, ये सही लग रहा है। ये वही बोल रहा है जो पैसेज में लिखा है, कि वो बोल रहे हैं कि लोग जो है ना हेल्थ के ऊपर ज्यादा कॉन्शियस है, ना कि एनवायरमेंट के ऊपर। तो इसलिए अगर हम उनको बोलते हैं कि अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करो बाई प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, देन दे मे लाइक प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो सी है। अब देखो, ये एजम्पशन से जो लोग बचते हैं, जो हजार टेक्निक बता रखी है एजम्पशन में ये होता है वो होता है, जरूरत पड़ी नहीं एक सिंगल टेक्निक से कि ऑप्शन देखो, फिर पैसेज को देखो, जो ज्यादा हमारा जो रिलेटेबल लग रहा है उसको करो, मतलब पैसेज के साथ। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है इजीली। ठीक है, इजी लग रहा है, आगे करते हैं, 10-12 और करते हैं।
अब आगे हमारा पैसेज नंबर, इसका देखते हैं क्या है। और देखो इसमें ये चीज़ है कि जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ उसको समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है रीड करके आपने छोड़ दिया या वो जो है वर्ड फाइंड कर लिए, ठीक है, उसका ओवरऑल क्रक्स पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट ऐसा अगर मैं बोलूँ प्रेसी बनाओ इसकी, तो आपकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी 3-4 लाइन की प्रेसी बना दो, मतलब उसका मेन मैसेज, मेन जो उसका वो है इम्प्लीकेशन है वो आप बता सको। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। पहला है क्रक्स पूछ रहा है, वही मैसेज पूछ रहा है बेसिकली, उसका प्रेसी पूछ रहा है। द स्कीम ऑफ यूबीआई शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। देखो, होनी चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? लगता तो नहीं है पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा है वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट। देखो, फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट, ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है, तो कब छोटा इसमें मार्क लगाएंगे। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाई क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये तो गलत है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमें भारत में तो वैसे ही नहीं आ रही, वैसे ही बैन लगा रखा है इन पे। ठीक है, तो लेकिन ये नेगेटिव है यूपीएससी के हिसाब से कि हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, तो नेगेटिव है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बोल दिया हो, चलो क्रक्स बोल दिया हो कि अब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बोल सकते हो, तो हो सकता है, लेकिन जनरली इनकरेक्ट लग रही है, लॉजिकल नहीं लग रही है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ये देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और उसमें फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या बोला गया है। वैसे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और फोर्स स्टेटमेंट है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा एक तो गलत है, ये थोड़ा ज़्यादा गलत है, तो हमारा बी और डी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, ठीक है। फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद द फूड दैट दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी, है ना। तो उन्होंने बोला है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि उन्हें चट्टन करनी है, भैया पिज्जा खाना ही तो खाना है, चाहे हेल्दी हो चाहे ना हो। कुछ लोग अपना डिसीजन बना लेते हैं, हम तो खाएंगे जी, क्या कर लोगे। ठीक है, दिस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, डिजीज बढ़ रही हैं गंदा खाना खाने से, मतलब अनहेल्दी फूड, डिजीज बढ़ रही है उससे। टर्न बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, उससे क्या है, सिस्टम खराब हो रहा है। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कम हो रही है, उससे क्या है, लो इकोनॉमी हो रही है। फॉर अदर इट अबाउट लिमिटेशन एक्सेस टू न्यू, फॉर अदर्स मतलब कुछ के लिए तो चॉइस है, बट कुछ के लिए न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल ही नहीं है। दो तरह के लोग हैं, जिनके पास है लेकिन नहीं खा रहे, जिनके पास नहीं है वो तो खा ही नहीं पाएंगे। लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, मतलब अफोर्डेबल नहीं है, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट दैट डू नॉट प्रोवाइड डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू फुली डेवलप फुली। ठीक है, पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, न्यूट्रिशन हमारा अंदर थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, इज दैट फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रेस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल सीड्स। जो न्यूट्रिशनल सीड्स हैं हमारे, सीड खराब हो रहे हैं, कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्यों न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि सीड खराब है, सीड बैड। फिर समवेयर अलोंग द लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोर्क देयर इज सीरियस डिटूर्स टेकिंग प्लेस। डिटूर्स टेकिंग प्लेस मतलब कि उनकी जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जा रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और जो भी है। ठीक है, इस तरह की बात कर रहा है। अब देखते हैं, वापस से आते हैं। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ये तो गलत हो गया। शुड बी जेनेटिकली मॉडिफाइड का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। फिर वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये कहीं से कहीं तक पैराग्राफ के हिसाब से गलत नहीं है। चौथी देखते हैं। द मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई, मस्ट, अरे ये मस्ट नहीं देखा पहले, नहीं ये पहले गलत हो जाता। तो यहाँ मस्ट फोर्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ सीड की बात हो रही है, सीड की, सीड अच्छा होना चाहिए। ये तो गलत हो गया, मस्ट से ही गलत हो जाता है, ये पहले ही देख लेना था। बी आंसर। ठीक है, आप कहीं से किसी की से मैच कर लो, गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर की में कुछ और दे रखा है तो मेरा वाला सही है, क्योंकि लॉजिकली कराई कराए ये। आगे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। आर्बिट्री कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आर्बिट्री कर्ब्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस, ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आर्बिट्री आर्बिट्री कर्व, उसके कर्व्स के बारे में बात करी गई है कि नहीं करी गई है। ठीक है। दूसरा, नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। भाई देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सही है, मैंने पैराग्राफ पढ़ा नहीं, लेकिन इतनी बढ़िया स्टेटमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक और अच्छी स्टेटमेंट है। ठीक है, कि पॉल्यूशन को करने के लिए नी जर्क रिएक्शन हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है। मतलब आईएएस इंटरव्यू में ऐसा जवाब देता है बच्चा, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं। ए हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज। अब हैवी पेनल्टी, भैया नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि लॉज क्या नहीं है हमारे पास, लॉ भी है। द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजंस। तो एब्सेंस ऑफ लॉ, क्या हमारे पास लॉ की कमी है? आपने पढ़ा नहीं एनवायरमेंट में कितने लॉ हैं? एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, फलाना ढिकाना दुनिया भर के लॉ हैं। तो ये कैसे कह रहा है एब्सेंस ऑफ लॉ है? तो हमने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं, लेकिन पहले आंसर आ गया हमारा। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़ी, चलो फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। To tackle the problem of pollution in the city, policymakers take drastic decisions like temporary use of odd even scheme, closing school, factory, banning use certain type of vehicles are a way forward। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर कहते हैं कि ये नीजर रिएक्शन जो है, ड्रास्टिक डिसीजन है, यही एक सॉल्यूशन है। तो उसी सॉल्यूशन को ये क्रिटिसाइज कर रहा है पैराग्राफ। ठीक है। दूसरा, इवन देन एयर इज नॉट क्लीन, व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ टोटल, टेकिंग दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा नीजर रिएक्शन क्या है कि 15 साल से ऊपर के जितने व्हीकल हैं उनको बैन कर दो। तो कह रहा है कि वो भी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि 1% ही है ऐसे व्हीकल। फिर कह रहा है बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स, मतलब बेसिकली नीजर रिएक्शन वालों की ही बात कर रहा है ये। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सेकंड ही आंसर है। फिर भी पढ़ लेते हैं कि डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर दिस दैट फला ढिका, ऑन द अदर हैंड बोथ, ये पॉल्यूशन हो रहा है, वो पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे आया आर्बिट्रेरी वाला कुछ। Arbitrary bans on vehicles that have passed mandate fitness test and periodic pollution test are unfair। आर्बिट्रेरी बैन को ये अनफेयर बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? सॉल्यूशन बता रहा है, तो ये तो गलत होना है। ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ द साइंटिफिक रिलायबल इंफॉर्मेशन? देखो, साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मतलब एविडेंस बेस्ड अप्रोच, समझ गए ना? मतलब पैराग्राफ पढ़े बिना हमारा आंसर आ गया, तो यही आंसर है। कितना आसान है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस का मतलब भी वही होता है कि उससे क्या क्रक्स निकाला, एक क्रक्स को ही बेसिकली इन्फ्रेंस बोलते हैं हम। तो पहला क्या है इसमें? इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक हो सकता है ये, लेकिन ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से ही सॉल्यूशन निकलेगा किसी चीज का। अब वो क्या चीज है वो तो पैराग्राफ पढ़ के पता लगेगी। हल्का सा मार्क लगा देते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। अब ये ब्लेटेंट सही स्टेटमेंट है, ब्लेटेंटली सही स्टेटमेंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए और उससे क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है, कि बिल्कुल पॉजिटिव ब्लेटेंट सही स्टेटमेंट है। अब मेरे हिसाब से यह आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर, भाई इंटरनेशनल कौन सी रेगुलेशन चल रही है? नहीं चल रही, गलत हो सकता है। और ये इंश्योर कैसे करते हैं? क्या इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट पहले नहीं थे या आज नहीं है? बल्कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज करते हैं, समझ रहे हो, कि कैपिटल फ्लाइट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स, ये भी हमारी अच्छी स्टेटमेंट है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सप्लाई चेन्स के साथ ज़्यादा लिंक है नहीं है, ये हमें पता नहीं है, हो सकता है पैराग्राफ में दिया हो। और ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो ये ज़्यादा क्रॉस हो गया, इसमें थोड़ा सा क्रॉस हो गया मतलब। तो हमारी 3 क्रॉस है, एक सही स्टेटमेंट है बिल्कुल ब्लेटेंटली, तो ये हमारा बी ही आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं।
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है। हम्म। तो ये कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। द फंडामेंटल रीजन व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैड मूव्ड इनटू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्हाई हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमने बातें ही क्यों शुरू करी, तो इसलिए शुरू करी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटल ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है। किन्होंने उठाया हाथ? हाँ बताओ भाई नूरबू, बोलो। हेलो बताओ। सर। हम्म। हेलो सर। हाँ आ रही आवाज, बताओ। ये जो यहाँ पर एक केलसंग नाम, और जैसे मेरा नाम और नंबर, ये बिल्कुल बार बार स्क्रीन पे घूम रहा होता है, ये बड़ा डिस्टर्ब। अच्छा, तो उसके लिए तो सॉल्यूशन नहीं है अभी के लिए। मैं बात करता हूँ इसमें टेक्निकल टीम से, ठीक है। बात हेलो। करता हूँ मैं इसके लिए। तो जैसा उनकी एप्लीकेशन में उन्होंने डिज़ाइन किया है तो वैसा ही आ रहा है कि नाम घूमेगा करके। तो मैं बात करता हूँ इसको, अगली बार से ट्राई करूँगा कि रिमूव हो जाए, लेकिन करेंगे नहीं वो शायद। चलो ठीक है, करता हूँ मैं इसके लिए, अभी क्लास पे ध्यान दो। कहाँ थे हम? इफेक्टिव कॉर्पोरेट। तो ये कह रहा था हमारा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा आया ही क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लाइट हो रही है। फिर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहेंसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फर्म्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को एनहेंस करती है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट में लिखा था? पेव्स वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कहाँ लिखा था? ये रहा। इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्री टू वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड। तो ये, हाँ देखते हैं, अभी पूरा पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेस एनहेंसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाई फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहेंस करती है ये सब चीजें, ना कि ये सब चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहेंस करती है। ठीक है। इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट। तो ये होलिस्टिक स्टेटमेंट होगी कि कोई भी इन्वेस्टर पैसा जब लगाएगा जब उस कंट्री में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी अच्छे से इस्तेमाल हो रही है। तो ये बोल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा जो है एक लॉजिकल इम्प्लीकेशन है, जिससे कि हमारी बाकी चीज़ें सिक्योर होती हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये कहता है। अब लॉजिकल इंफरेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए पूरे पैराग्राफ को होलिस्टिकली देखा जाए तो नहीं है। हो सकता है कि ये पैराग्राफ, ये जो गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, ये एक एस्पेक्ट हो पैराग्राफ का, लेकिन होलिस्टिक नहीं है। तो ऐसा तो बताया नहीं गया कि सारी कंट्रीज का एजेंडा क्या है, नहीं बताया गया। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब उल्टा होता है। ठीक है। ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर नहीं करते हैं। ठीक है। ये दिखा देता हूं मैं ऊपर। Why corporate governance has moved on to political worldwide has been rapid growth in international capital market। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की ग्रोथ की वजह से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा मूव हुआ है। लेकिन ये एंश्योर करते हैं कि नहीं करते, ये कोई लिखा नहीं गया है यहाँ पर। ठीक है। फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे द वे ऑफ रोबस्ट सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन का यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो ये गलत है। फिर भी हमें ए, जो बी और सी में मार्क है कि बी और सी में से कोई भी एक हो सकता है ना। तो इसमें देखेंगे कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी वाइज करेक्ट कौन सा है। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज करेक्ट हमारा ये ठीक लग रहा है, बी वाला। तो बी वाला इसका आंसर हो सकता है। ठीक है। मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की। फिर पढ़ते हैं 23। मैसेज है।
ओके, कॉपीराइट इशू को प्रिवेंट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस पूछ रहा है, मतलब वही लॉजिकल कंक्लूजन या फिर कुछ भी लॉजिकल मैसेज। अब ये देखो लॉजिकल और रैशनल, तो लॉजिकल रैशनल पहले ही अप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आएगा। The home range of element needs to be a vast area of rich biodiversity. अब एलिफेंट की जो होम रेंज होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए और वास्ट एरिया होना चाहिए। तो रिच बायोडाइवर्सिटी तो हो ना हो चलेगा, लेकिन वास्ट एरिया तो होना चाहिए, तो हो सकती है ये। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशी एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। अब ये तो ठीक है, बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, की स्टोन स्पीशी है वो भी ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि की स्टोन के बारे में बात करा गया या नहीं करा गया है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, ये तो गलत हो गई। एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, मतलब ह्यूमंस तो है नहीं, ठीक है, कि अपने हिसाब से जो है स्पीशी को लगा देते हैं फॉरेस्ट में, पॉसिबल ही नहीं है मतलब। तो ब्लेटेंटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो दो में हमारा कंफ्यूजन है। देख लेंगे थ्री को भी एक बार देख लेते हैं कि हो सकता है ये सही हो। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप के आर्किटेक्ट, थ्री वाली ठीक लग रही है। क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग आउटग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज एंड अलाउइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स which in turn provide sustenance to other herbivorous animals। ठीक है, तो वो थोड़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं बेसिकली एलिफेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपेगेटिंग द सीड्स, मतलब सीड डिस्पर्सल करते हैं। डंग प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर प्लांट, मतलब वो करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं डंग से। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाई डिगिंग होल्स विच बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ, पानी खोदते हैं जिससे अदर वाइल्ड लाइफ को बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, तो एलिफेंट क्या कर रहे हैं, अदर वाइल्ड लाइफ को बेनिफिट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये सीड डिस्पर्सल कर रहे हैं, तो तीन चार चीज़ें कर रहे हैं एलिफेंट जो है, मतलब ओवरऑल बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये देखो, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन, तो ये तो गलत हो गया। कैपेबल रीजनरेटिंग फॉरेस्ट भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैनेजमेंट की भी बात हो रही है और अदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की भी बात हो रही है। द होम रेंज ऑफ एलिमेंट नीड्स टू बी वास्ट एरिया एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, ये तो गलत हो गया। क्या बचा, ये बचा, पढ़ा भी नहीं। एनवर, तो यही लग रहा है, बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी को करते हैं और कीस्टोन स्पीशी है। कीस्टोन स्पीशी उसको बोलेंगे जिसकी वजह से अगर उसको प्रोटेक्ट किया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है, तो कीस्टोन स्पीशी है, तो हाँ है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। एजम्पशन पूछ रहा है ये। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कह रहा है, ब्लेटेंट स्टेटमेंट है कि ये सब काम गवर्नमेंट एजेंसी का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जनरली इनकरेक्ट लग रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का नहीं होना चाहिए। हो सकता है पैसेज में लिखा हो, तो एक बार देख लेते हैं। रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब ये दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है। एक कह रहा है कि जो है गवर्नमेंट एजेंसी का काम होना चाहिए, दूसरा कह रहा है प्राइवेट एजेंसी का काम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में ही थोड़ा डामाडोल लग रहा है हिसाब किताब। देखते हैं उसमें क्या लिखा है पैसेज में। अगर पैसेज में ये आ गया कि दोनों का थोड़ा बहुत है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगी। अगर पैसेज में आ गया कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो ये गवर्नमेंट वाली सही हो जाएगी। पैसेज में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज में आ गया तो वो वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है।
इन इंडिया सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। कि म्युनिसिपल वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है सोर्स पे रेयर है, रिसाइकलिंग इज मोस्टली बाय इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर पे रिसाइकलिंग हो रही है, more than 3/4 of municipal budget goes into collection and transportation, which leave very little processing, this that. Where does waste to energy fit into all this? Ideally it fits in the chain after segregation. Wet waste rest, collection recycling होता है, landfills. Which technology is most appropriate in converting depends on what is in the waste, biodegradable and non-biodegradable and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste litter this मेजर सॉल्यूशन। इसमें गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरा वेस्ट पे ही आ गया, पूरा वेस्ट पे ही आ गया यहाँ पर। तो अब ये पूछ रहा है कि कलेक्शन पैसे शुड बी द गवर्नमेंट एजेंसीज, ये भी नहीं कह रहा है क्योंकि उस गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई इनफॉर्मल है, ये है, वो है, और ये भी गलत है। तो इसका क्या आ जाएगा, एजम्पशन डी। ठीक है, डी आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है क्रक्स। अब क्रक्स पूछ रहा है इसका, देखो दो क्वेश्चन आ गए इसके कि जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव तो नहीं है, इनएक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मोस्ट ऑफ द बजट जा रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर बायोमीथेनाइजेशन इज द मोस्ट आइडियल वे, मोस्ट आइडियल वे, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट, यस, इसके बारे में बात करिए कि फर्स्ट स्टेप है, आइडियली चेन ऑफ सेग्रीगेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है लैंडफिल में जाना चाहिए। फिर द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, सी आंसर। ठीक है, आसानी से हम कर ले रहे हैं। बेस्ड ऑन एवर द फॉलोइंग एजम्पशंस, अब वापस से एजम्पशन का आ गया, एजम्पशन में मैं कमजोर हूं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि होगा ये। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर, गलत है, जाना ही नहीं है आपको, स्टेटमेंट ही गलत है। अब देखते हैं पैराग्राफ में अगर ब्लेटेंटली लिखा हुआ हो कि हाँ अनसेफ है तो अलग बात है, देखते हैं। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, ये हमारी ठीक लग रही है, देखते हैं। देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्थियर, क्लेम है, लेकिन द रियलिटी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग, नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, farmers and consumer alike are not only confused about what products are best for them but sometimes use product in a way that could harm them as well, that could, not blatant, it is not a blatant thing। ठीक है, for example since organic fertilizer are difficult to obtain on large scale in India, farmers often use farmyard manures which may contain toxic chemicals and may not, must, heavy metal. Certain plant sprays such as Datura flower and leaf spray have an element called atropine. It is not applied in the right dose. It can act as nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not wet research on regulated issues। ठीक है, अब assumption देखते हैं। Is inherently unsafe, इनहेरेंटली तो नहीं बोला है, मे वाला यूज किया गया है तो ये तो नहीं है। फार्मर्स एंड कंजर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि इको फ्रेंडली फूड के बारे में हमें फार्मर्स और कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, इससे एजम्पशन ये निकल रही है, इसीलिए तो ये पैसेज लिखा है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली दे भी नहीं रखा, इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ये करेक्ट मानेंगे, हम बी ओनली मानेंगे इसका, टू ओनली। फिर ये देखते हैं लॉजिकल प्रैक्टिकल मैसेज क्या दे रहा है ये। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड, गलत, शुड नॉट बी, प्रमोट करनी चाहिए।
मतलब पैराग्राफ नहीं भी पढ़ाओ तो भी गलत हो जाता है। देर इज नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव टू द केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी गलत है, ये भी ब्लेटेंट हो गई। तो दो तो वैसे ही गलत हो गई। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, ये सही स्टेटमेंट है कि उन्हें गाइड मिलनी चाहिए, उन्हें गाइडेंस मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज फार्मिंग एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। ग्लोबल मार्केट तो बहुत तकड़ा है, तो ये तो नहीं बोल रहा है, सी आंसर है। अब बताओ, कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस के अलावा आपको कुछ भी रूल्स वगैरह याद करने की जरूरत है? अच्छे एग्जांपल दे लिए आप, 2022 का पेपर लो, 2021 का पेपर लो, कोई सा पेपर उठा लो, आप ऑप्शन देखोगे, फिर आप जो है पैराग्राफ की ओवरऑल थीम समझोगे, उसमें ही आपके आंसर आ जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको काफ़ी लोग जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं या वैसे हैं, तो मैं पर्सनली बता दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, आपको खुद भी पता होंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका और भी क्वेश्चन है क्या? ना, एक ही क्वेश्चन है। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है तो सब डर जाते हैं, डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होगा। पहला है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। एजम्पशन मेड कर लिया उसने, पहले एजम्पशन देख लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट एसडीजी एंड टू अचीव जीरो हंगर, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस malnutrition। गलत, पढ़ा नहीं पैसेज, लेकिन ये कह रहा है इनएविटेबल है मोनोकल्चर, मतलब चाहिए ही चाहिए, तो ये ब्लेटेंट होगी। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम, ये करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, किसमें वन नहीं है, तो हमारा टू करेक्ट लग रही है, तो बी आंसर है। पैराग्राफ पढ़ा नहीं हमने अभी, देख लेते हैं। फॉर द फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन्स and government offer remunerative for certain gains and therefore they do not tend to consider crop diversity, ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रही है हमारी। ठीक है, ठीक लग रही है, तो इन दोनों में से भी आंसर हो सकता है। अब पैराग्राफ पढ़ेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है, या तो दो वाली ज़्यादा सही स्टेटमेंट है, या फिर हमारी फोर्थ वाली ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। फोर्थ वाली में ये बता रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और फार्मर को बेनिफिट मिलता है, इसलिए मोनोक्रॉपिंग करते हैं वो लोग। एजम्पशन पूछ रहा है, फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, हाँ चेंज हुए। दिस हैज रिजल्टेड इन डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशनल फूड्स, यस ठीक है, मिलेट खत्म हो गई है। फिर while food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition, ठीक है, कि 50 साल हो चुके हैं लेकिन अभी माल न्यूट्रिशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्यों? फूड डाइवर्सिटी नहीं है। फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड अपॉन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स विच लेड टू लोअर प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस दिस दैट, कि हमारे ट्रेडिशनल जो फूड हैं, मिलेट्स हैं या फिर ज्वार बाजरा, ये सब नहीं हो रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह हम नहीं हो रहे हैं, सिंगल हैंडेडली फोकस किया जा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। क्यों? क्वालिटी की वजह क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा फोकस हुई है मोर देन क्वालिटी, ये इशू है बेसिकली। नाउ फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाई डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, तो ये लॉन्ग टर्म में खतरनाक है, मतलब मोनोकल्चर लॉन्ग टर्म में खतरनाक है क्योंकि वो सॉइल की क्वालिटी खराब कर देगा, वाटर एंड फूड डिप्राइव्ड थ्रू, और फूड डिप्रीवेशन आ जाएगा। अब देखते हैं assumption। तो पहला तो गलत है ही है, डिपेंडेंस ऑफ फ्यू क्रॉप्स है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, ये बता रखा है इसने, ये हमारा सेकंड वाला तो सही है ही है, तो ये भी सही है।
अब इसके बारे में जिक्र नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, या रेम्यूनरेटरी प्राइस दे रही है नहीं दे रही है, इसके बारे में तो जिक्र है ही नहीं, तो फोर्थ हमारा नहीं होगा, तो बी आंसर है इसका। और करूं? एक और देख लेते हैं, ऐसे सारे कर सकते हो आप। हाँ, कितने क्वेश्चन है इसमें? चलो ये दोनों क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद एंड करते हैं क्लास को। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। एजम्पशन पूछ रहा है ये। एजम्पशन का हमें मतलब नहीं पता, हम बस देखेंगे लॉजिकल है क्या नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखते हैं, हो सकता है सही हो। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग क्या होती है? जो सर्दियों के बाद हमारी वो आती है, तो अगर वो जल्दी आ जाए, मतलब जनवरी के महीने में ही आ जाए स्प्रिंग, तो कैसा रहेगा? लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने एक्सटेंड हो जाए, तो कहता है बर्ड पॉपुलेशन के लिए अच्छी नहीं है। देखते हैं। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन। ठीक है, वो विंटर से लेके और समर तक साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब विंटर हमारी हल्की पड़ रही है, तो लॉन्ग स्प्रिंग टाइम हो रहा है, मतलब स्मॉल विंटर लीड टू लॉन्ग स्प्रिंग टाइम। मोर प्रोटेक्टेड वर्नल विंडो। दिस चेंज इन स्प्रिंग टाइम टेबल हैज इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्रीकल्चर फिशरीज एंड टूरिज्म। तो उसके बहुत सारे चीज़ों में कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, देखिए। एज द आइज मेल्ट्स अर्लियर, आइस जल्दी अगर पिघल जाए तो बर्ड्स डोंट रिटर्न, causing a delay or lengthening in springtime ecological event। ठीक है, देखते हैं assumption। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। अब ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र है, कि वार्मर विंटर्स एंड लेस स्नो कॉजिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वार्मर विंटर्स हमारी क्यों हो रही हैं? तो लॉजिकल है कि हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिकल है कि होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारी जो है स्प्रिंग जल्दी आ रहा है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ रहा है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि बर्ड पॉपुलेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है बर्ड पॉपुलेशन के लिए? क्योंकि बर्ड डोंट रिटर्न कॉजिंग ए डिले और लैंडनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। अब ये डिले कर रहा है, तो पॉपुलेशन से इसका का क्या लेना देना? ठीक है, बर्ड्स रिटर्न नहीं करती है, तो पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है घट रही है? ये नॉट गुड बता रहा है। तो क्या है नॉट गुड है कि बर्ड्स डोंट रिटर्न, ये बर्ड के लिए गुड है या बैड है? हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्या ये एज्यूम कर रहा है? तो ये एज्यूम कर रहा है कि फिशरी एग्रीकल्चर फिशरी टूरिज्म के लिए है, कि अगर आइस जल्दी मेल्ट कर जा रही है तो बर्ड वापस लौटती नहीं है आइस पे, कॉजिंग अ डीले। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें जैसे डी तो नहीं होना चाहिए, है ना? इसमें और सेकंड ओनली भी नहीं होना चाहिए। ए या सी में थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, ए या सी में थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर प्रोबेबिलिटी वाइज जाए, अगर मेरे को टिक करना ही रहता है ये,
इसमें मैं ए टिक करता। ठीक है, तो यहाँ पे गुड बैड की तो बात करी नहीं है, डिले हुआ है ये तो बात करी गई है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, ये तो मैसेज है, मैसेज हम अच्छा पढ़ते हैं। द एनएच deficiency of the use of nitrogen is imperative for both food production and environment। ब्लेटेंटली सही स्टेटमेंट है, होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्टली इफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये तो गलत है। कैन नॉट बी स्टॉप्ड एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। फिर ऑल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड, ये भी गलत है कि जिनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए वो कल्टीवेट करने चाहिए। फिर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रही है हमें। पढ़ते हैं पैराग्राफ क्या है। ए ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, a measure of amount of nitrogen a plant takes in grow into grow versus what is left behind as pollution, कि कुछ हमारा नाइट्रोजन यूज हो जाता है, कुछ नाइट्रोजन पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। से दैट बाय यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर विल लीड टू इंक्रीज, मतलब वही उससे नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता जाता है वाटर बॉडीज का। करेंटली द ग्लोबल एवरेज फॉर नाइट्रोजन use efficiency is approximately this, meaning 40% of total nitrogen added to the cropland gas goes harvesting into crop, 60% is lost। मतलब 60% हमारा नाइट्रोजन खराब हो जाता है। फिर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नरिश्ड बाय फूड ग्रोन विद फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन। ठीक है, सिंथेटिक नाइट्रोजन का हमारा यूज होता है विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो 50% से ज़्यादा लोग उसको यूज करते हैं, ऑल दो 60% हमारा खराब हो जाता है। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो एंड द एक्सेस इज लेफ्ट इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में हो जाता है, वाटर एयर में हो जाता है। दिस रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस and other forms of nitrogen pollution including eutrophication of lakes and rivers and contamination of water, river water। अब देखते हैं तो हमारे कौन कौन से थे। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप, ये तो गलत हो गया। ऑल्टरनेट टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड ना। फिर द एनहेंस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर शुड बी रिप्लेस विद एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये सब तो नहीं बोला है इसने, ये सब तो नहीं बोला है। मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करी गई है यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब क्लास को हम एंड करेंगे और ऐसे ही जब मैं सॉल्यूशन लूँगा सी सेट के टेस्ट पेपर्स के, सी सेट के टेस्ट पेपर फुल लेंथ टेस्ट के साथ आएंगे 5, तो उनमें भी मैं डिस्कस करूँगा सी सेट को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो विद दिस ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। समझ में आ गया ना सबको कि कैसे करना है? मतलब जो मेरे तरीके से नहीं चल रहा था, जिसके गलत हो रहे थे, वो पूछ ले डाउट। चलो ठीक है, एंड करते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल।